नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एंड ऑफ द गेम का एपिसोड संख्या 17वां। अब आगे आपकी समझ में कोई और मतलब आता है सर? जयदीप ने पूछा। नहीं, खैर अब मुझे अच्छी तरह से याद आ गया है कि दोनों बार डायलॉग का एक एक शब्द सेम था और दूसरी बार भी उसी उल्लास के साथ बोला गया था जैसे कि हनी ने पहली बार बोला था। और कुछ नहीं सर, जितना जानता था उसको आपको बता दिया। आगे आपकी मर्जी, मेरी बात पर यकीन करे या ना करे, क्योंकि उस पर मेरा कोई जोर नहीं चलने वाला। समझ लो, कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। इसलिए तुम जा सकते हो। थैंक्स अ टन सर। उसका चेहरा जगमगा उठा। एक चेतावनी याद रखना। क्या सर? बाकी दोस्तों में से किसी को भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि पुलिस के साथ तुम्हारी क्या बातचीत हुई थी। लगा तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, क्योंकि असल कातिल सावधान हो जाएगा और हमें मजबूरन केस जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में तुम्हें मुजरिम साबित करना पड़ जाएगा। रही बात उस फ्रंट पर कही गई तुम्हारी फैंसी बातों की, तो यूं कहूं कि अभी तुम बच्चे हो, इसलिए नहीं जानते कि पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं। मैं किसी से अपनी गिरफ्तारी का जिक्र नहीं करूंगा सर, प्रॉमिस। ठीक है, जाओ। सुनकर जयदीप उन दोनों को बार बार थैंक यू बोलता हुआ वहां से निकल गया। विराट के बगल में खड़ा जोशी जयदीप के जाने से खाली हुई कुर्सी पर आ बैठा और बैठते के साथ ही दोनों हाथों में अपना सिर थाम लिया। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है भाई, पुलिस की नौकरी में ऐसी बातें तो होती ही रहती है। विराट मुस्कुराता हुआ बोला। अरे कोई एक बात हो सर, समझ में आता है। यहाँ तो जिस पर शक होता है वही इनोसेंट निकल आता है। इनोसेंट कहाँ था वह? भूल गया कि मधु की लाश जलाने के बाद कबूल करके गया है, फिर भी आपने उसे जाने दिया। तो इसका मतलब यही बनता है ना कि किसी की लाश जला देना आपकी निगाहों में गुनाह का दर्जा नहीं रखता। ऐसा नहीं है, जाने इसलिए दिया क्योंकि जानता हूँ वह भागकर कहीं नहीं जाने वाला। फिर जिस गुनाह को 7 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था, उसके लिए मैं किसी एक को हवालात में नहीं डाल सकता था। हाँ, बाद में जब कातिल हमारे हाथ लग जाएगा तो मैं पक्का इस बात पर विचार करूंगा। तब सारी सच्चाई क्योंकि हमारे सामने होगी, इसलिए उस वक्त की उन लोगों की मानसिकता का सही आकलन करने में भी कामयाब हो जाऊंगा। फिर सोचूंगा कि उन्हें अभियुक्त बनाना है या नहीं। मगर अभी हमारे सामने वही सवाल सिर उठाए खड़ा है जो पहले भी खड़ा था, ये कि मधु और राहुल की हत्या किसने की। जाहिर है वैसे डायलॉग रिपीट होने वाली बात का कोई मतलब समझ में आता है तुम्हारे? आता क्यों नहीं है सर, लेकिन सवाल ये है कि उसे हम साबित कैसे करेंगे। हाँ, लाश जलाए जाने के इल्जाम में अगर 7 को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करे तो उम्मीद है कुछ न कुछ सामने आकर रहेगा। आज समझ में क्या आया? यही कि जिस वक्त नैना पर हमला हुआ मधु को उसी वक्त कत्ल कर दिया गया था। आगे किसी नामालूम जरिए से कातिल ने उसे ऊपर पहुंचाना शुरू किया और वह डायलॉग प्ले करके ये भ्रमित कायम की कि तब तक मधु जिंदा थी। ये भी तो सोचो कि कातिल एक ही वक्त में छत पर और हॉल में दोनों जगहों पर मौजूद नहीं रह सकता था। इसलिए जाहिर है नैना पर हमला करने वाला और मधु का कत्ल करने वाला कोई एक शख्स था, जबकि दूसरा वह था जो कि छत में कोई रस्सी वगैरह नीचे लटकाया बैठा था। आगे हुआ ये कि हॉल में मौजूद कातिल ने हत्यारे के बाद मधु की लाश को उसी रस्सी से बांध दिया जिससे ऊपर मौजूद शख्स खींचता चला गया। रस्सी किसी को दिखाई क्यों नहीं दी सर? पहली बात तो ये कि वहाँ रोशनी का इकलौता साधन मोबाइल के टॉर्च थे, जिनका प्रकाश ज्यादा ऊपर तक नहीं जा सकता था। और दूसरी बात यह कि रस्सी काली और पतली रही होगी, जो कि ऊपर पहुंच चुकी होने के कारण बाकी के लोग नहीं देख पाए होंगे। वैसे भी सबका बयान यही है कि मधु को छत की तरफ जाते उन लोगों ने दरवाजे पर खड़े खड़े देखा था। फिर दौड़कर उसके पास पहुंचे तब तक वह और ज्यादा ऊपर उठ चुकी थी। ऐसे में रस्सी का ना दिखाई देना तो कोई बड़ी बात नहीं मानी जा सकती। फिर तो ये सोचो कि उस वक्त सब के सब डरे हुए भी होंगे। ऐसी बारीक बातों को नोट करने की स्थिति ही कहाँ थी उनकी। अगर कातिल 7 में से कोई एक है तो वह जयदीप तो नहीं हो सकता ना सर? अब तो ना के बराबर ही उम्मीद दिखाई दे रही है भाई। नैना ने बताया था कि उसका सिर्फ फर्श पर पटकने वाला हाथ जनाना थे, मगर इस वक्त मुझे वह बात हल्की जान पड़ती है। इसलिए क्योंकि उस पूरे कारनामे को किसी लड़की का किया धरा मानने को मेरा मन तैयार नहीं हो रहा है।
बावजूद इसके अगर कातिल कोई लड़की ही है तो कौन? वानी और ऐना तो उस वक्त चारों लड़कों के साथ गेट पर खड़ी थी, तो फिर वह कारनामा नैना का ही क्यों नहीं रहा हो सकता? आप भी हद करते हैं सर। ये कोई मानने वाली बात है कि मधु का कत्ल के बाद खुद को शक से परे रखने के लिए उसने अपना सिर इतनी जोर से फर्श पर दे मारा कि बुरी तरह लहूलुहान हो गई। हमें क्या पता कि उसे कितनी चोट लगी थी जोशी साहब, नहीं पता, लेकिन बाकियों ने उसकी हालत बयान की थी, जिससे यही लगता है कि चोट बहुत गंभीर लगी थी उसे। और ना भी लगी हो तो बाकी के चारों लड़के और दोनों लड़कियां तो उस वक्त गेट पर थे। फिर मधु की लाश को ऊपर किसने खींचा होगा? यानी सब किया धरा किसी बाहरी शख्स का है जो वहां छिपकर घात लगाए बैठा था, है ना? मुझे तो यही लगता है सर, मगर आपकी इस बात पर मुझे पूरा यकीन है कि कातिल कोई एक जना नहीं है। वहाँ जो कुछ भी घटित हुआ था उसमें से कम 2 लोग का एक्टिव रोल जरूर था, होने को तो ज्यादा भी रहा हो सकता है। कुछ मिलाकर हम एक बार फिर वहीं पहुंच गए जहां से चलकर इतनी दूर आए थे। क्या कल भी हम असल मिस्ट्री से अनजान थे और आज भी हैं? फिलहाल तो यही लग रहा है सर। ले देकर एक नकुल ही है जिस पर हम हत्यारा होने का शक कर सकते हैं, क्योंकि इकलौता वही ऐसा आदमी था जो 7 दोस्तों के अलावा उस रात हवेली पहुंचा था। मुखिया भी तो गया था अपने दोस्तों के साथ। बेशक गया था सर, लेकिन उससे पूछताछ के बाद मुझे यकीन हो चला कि मधु कोठारी के कत्ल से कम उसका कोई लेना देना नहीं हो सकता, भले ही हवेली को साबित करने के लिए कुछ भी किए बैठा हो। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मधु को भूलकर राहुल की बात करो। ये कैसे संभव हुआ कि कोई उसे लेकर आसमान में उड़ता चला गया, बल्कि किसी की बाह भी लगातार लंबी होती चली गई? उसमें भी कोई कर्तव्य ही हुआ होगा सर, जैसे कि मधु वाले केस में हुआ है, जिसका कुछ अंदाजा हम लगा ही चुके हैं। इसी तरह बाकी के दोस्तों से पूछताछ करेंगे तो देख लीजिए, कोई ना कोई तो ऐसी बात जरूर निकल आएगी जिससे वैसा हो पाना सहज ही जान पड़ने लगेगा। आखिर नकुल का चमत्कार भी तो कर्तव्य ही साबित हुआ है। हाँ, एक बात तय है सर कि हत्यारा कोई नौजवान शख्स ही है, क्योंकि दोनों ही मामले में सबसे बड़ा हाथ उसकी चुस्ती फुर्ती का ही दिखाई देता है, जो कि किसी उम्रदराज शख्स के अंदर नहीं हो सकता। नौजवान फुर्तीला जैसे कि मनीराज गोपालन, जो सर्कस के खिलाड़ियों की तरह रस्सी पर चल सकता है, जो मूविंग सब्जेक्ट के कंधे पर खड़ा हो सकता है, जिसकी तरफ जयदीप हमारा खास ध्यान खींचकर गया है। और 100 बातों की एक बात ये कि उसके पास कमजोर ही सही मधु के कत्ल की वजह मौजूद है। बेशक मौजूद है सर, मगर सवाल तो फिर भी उठ खड़ा होता है कि अगर मधु का कत्ल उसने किया था तो उसे कहीं पहले राहुल को क्यों खत्म कर दिया? या अब आप इस बात पर विचार करने लगे कि दोनों के कातिल 2 जुदा शख्स हैं? नहीं, इस बात को तो तुम पत्थर की लकीर समझो। जोशी साहब की हत्यारा एक ही है। ये जुदा बात है कि वह अभी तक हमारी निगाहों से दूर है। फिर तो मनीराज के कातिल निकल आने की संभावना कम ही दिखाई देती है। एक काम करते हैं। क्या सर? पूरे मामले को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तुम डायरी और पेन लेकर बैठ जाओ और जिस किसी खास बात का जिक्र उठे उसे हाथ के हाथ नोट कर लेना। यस सर। 6 अक्टूबर से शुरू करते हैं। उस रोज पापी मंडली 10 बजे के करीब अपने ताम झाम के साथ होटल रॉयल ब्यूटी पहुंची। एक बार वह डिस्कशन शुरू हुआ तो घंटों तक चलता रहा। बीच बीच में कई पॉइंट ऐसे आए जिन पर दोनों ने लंबा तर्क वितर्क किया, फिर किसी एक बात पर सहमत हुए जिसे जोशी ने डायरी में नोट कर लिया, जैसे कि मधु को हवेली के हॉल से कैसे गायब किया गया हो सकता है। कई पॉइंट ऐसे भी रहे जिन पर तर्क वितर्क तो आधा घंटा चलता रहा। बीच में गूगल की भी मदद ली गई, मगर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके, जैसे कि राहुल को लेकर कोई आसमान में कैसे जा सकता था। आखिरकार शाम 6 बजे के करीब दोनों थक हार कर हथियार डाल दिए। उनकी जानकारी में कोई इजाफा तो नहीं हुआ, मगर तमाम घटनाएं जहन में ताजा हो गई, जिसका कुछ न कुछ फायदा तो पहुंचना ही था। ऐसे कैसे बात बनेगी सर? बनेगी यार, क्योंकि हमेशा बनती है। आज से पहले यह हमेशा किसी टाइम लाइन की साथ बंधा हुआ नहीं था, जबकि इस बार आपके पास गिने चुने घंटे ही बचे हैं। मतलब भूल गए कि
आपने एसीपी साहब के सामने कोठारी से क्या कहा था? नहीं भाई, याद है। तो क्या सच में टाइम लिमिट खत्म होते ही इस्तीफा दे देंगे? तुम्हें क्या लगता है? दे ही देंगे, क्योंकि अपनी बात से मुकरने वालों में से तो आप हैं ही नहीं। अपनी नौकरी मुझे बहुत प्यारी है भाई। यानी दावे से मुकर जाएंगे? जोशी ने हैरानी से पूछा। कातिल को दबोच लूंगा, कहता हुआ वह उठ खड़ा हुआ। चलो अब घर चलते हैं। अभी तो बस 6:15 ही हुए हैं सर। रोज लेट जाते हैं जोशी साहब, तो एक दिन जल्दी जाना भी तो बनता है। चलो। तत्पश्चात दोनों उठकर बाहर निकल गए।